सुबह सवेरे उठ के पूरा दिन आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसे ऑनरेबल लीडर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इंतहाई जिद्दार लीडर के ऊपर कदगन लगाने में पूरा दिन आपका गुजर जाता है, लेकिन इससे आपका सियासी जो कद काट है वो बड़ा होने वाला नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप जो है अपना इलाज करवाएं और उसके बाद वैसे भी जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो वज़ीर आज़म हाउस का जो आपका कॉम्प्लेक्स है, वो आपके अभी तक जहन से निकला नहीं है, क्योंकि आपको बुरे तरीके से 2018 में इलेक्शन में शिकस्त हुई है, तो आपके जहन में अभी तक वज़ीर आज़म हाउस के ख्वाब नज़र आते हैं। हालांकि वज़ीर आज़म हाउस में जो आपने काम किए सारी दुनिया को पता है कि आपके वालिद मोहतरम ने वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के ज़ाफ़रानी हांडिया पाए और नहारियाँ ही बनवाई हैं। और अगर दूसरी तरफ उन्होंने सियासत की है तो आपके वालिद मोहतरम ने गुंडों से जो है चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के जजेस के ऊपर आपने हमला करवाया। निहाल हाशमी जैसे कारकुनान को और सेनेटर को आपने कहा कि जजों को आप लोगों ने उनको धमकी के लिए इस्तेमाल किया और उनसे कहा कि हम आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर जो है वो जिंदगी तंग कर देंगे। जज अरशद मलिक को आप लोगों ने रिश्वत की ऑफर की और आपके जो चचा साहब है उन्होंने जस्टिस कयूम साहब से अपने मनपसंद फैसले करवाने की कोशिश की। तो बात यह है कि आप खुद सिसिलियन माफिया हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसिलियन माफिया की तरह आपने किरदार अदा किया है। आपने पाकिस्तान से किस तरह पैसे आप लोगों ने लूटे, किस तरीके से आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो आप ऊंचे पेडेस्टल पे बैठ के इदारों को मिलाइन करने के बाद किसी की तरफदारी करके आपके मुंह से कानून की और जमहूरियत की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी जहनी उलझनों का और अपने कॉम्प्लेक्स का इलाज करवाने के साथ किसी कौंसलर के हल्के का इलेक्शन अपने लिए चूज कर ले, वहां से किस सियासत का आगाज करें, क्योंकि पे दर पे नाकामियों की वजह से आप काफी जहनी दबाव का शिकार हैं और आप हर रोज कोई ना कोई नया अब्बा जी तलाश करती रहती हैं और वहां से भी आपको परेशानी और नाकामी का सामना करना पड़ता है। मैं आगे जो टेक्निकल हैं, जो टेक्निकल बातें हैं, जो जस्टिस कयूम साहब के बारे में कुछ बातें हैं, बशीर मेमन साहब के बारे में बातें मैं कमल शोजब जो हमारी पार्लिमानी सेक्रेटरी में उनके हवाले करती हूँ। मैं पहले मरियम साहिबा के कुछ सवाल आते हैं उसका जवाब दे दूँ। वो फरमाती हैं कि जो कल बशीर मेमन साहब की गवाही आई, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जी आप ठीक फरमा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में 35-40 सालों से जो आपका पूरा ख़ानदान ख़ानदान शरीफिया मुग़लिया दौर हुकूमत की याद ताज़ा करते हुए अपने आप को हुक्मरान ऐसा समझने वाला कि जब नवाज़ शरीफ लफ्ज़ हुआ, नवाज़ शरीफ खुश हुआ पे लोगों को नवाजते रहे, तो उसके नतीजे में जिस तरह का अफसरशाही सामने आया, उनमें से एक बदतरीन मिसाल बशीर मेमन साहब जैसे अफसरान की भी है, जो स्टेट से ज़्यादा इनके ज़ाती मुलाजमीन वाली कैटेगरी में फॉल करते रहे हैं। उन्होंने कहा जी माफियाज़ के गैंग्स ने कभी हरकतें नहीं की जो वज़ीर आज़म हाउस से हो रही हैं। मुहतरमा को याद कराती चलूँ कि जिन नौजवानों को ये लीड करती रहीं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक मीडिया सेल बनाकर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मीडिया सेल को चलाने वाला जो इनका पर्सनल इनके लिए कैंपेन चलाता था, उसको प्लानिंग से प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स में जो अब स्पेशल इनिशिएटिव्स है, एहसन इकबाल साहब ने एक हैवी अमाउंट पर एक हैवी पैकेज पे वहाँ पे हायरिंग की हुई थी और वो इनके ज़ाती मुलाजिम के तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीडिया सेल इनका रन करते थे। और ये किस हैसियत से ओबामा की बेगम के साथ जाकर पाकिस्तान के बच्चों के लिए तो पैसे मांगती रही, साथ अपनी बच्चियां खड़ी करके, और बहुत सारी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा कि वो फ़ंड फिर कहाँ गए और ये किस हैसियत से प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी रही हैं। जहाँ तक माफियाज़ की इन्होंने बात की, देखिए सिसिलियन माफिया पे उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया कि अच्छा ये होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जिसका वो मुकदमा लड़ती हैं आजकल, क्योंकि अब 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, पहले ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके 5 ऑनरेबल जजेस ने इनके लिए पनामा केस के जो नतीजे में फैसला आया उसमें सिसिलियन माफिया का जिक्र किया और उसमें तिरछे हैट वालों का और किस तरह हर इदारे में अपने लोगों को डीपली इंट्रेंच करके डीप रूटेड बिठा के और उनसे अपने लिए काम लिए जाते हैं, उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। और हम तो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मनोअन मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि ये सिलेक्टिव मोहब्बत रखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मुकदमा और उनके लिए ये बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगर इनके अगेंस्ट कोई फैसला आ जाए तो ये पूरे कोर्ट पे अटैक कर देते हैं। अब आपको याद होगा जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया है जिनके ऊपर अटैक किया गया, और यही मोहतरमा थी जिनको आज 73 साल की हिस्ट्री याद नहीं रही,
पाकिस्तान की इनके वालिद साहब की सरकर्दगी में डंडे सोटे लेके जो इनके साथ लेफ़्ट राइट इनके ख़ानदानी ग़ुलाम खड़े होते हैं, वही शक्लें आपको नज़र आएंगी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। पुरानी तस्वीरें निकालें, आपको नज़र आ जाएगा। उसके अलावा इन्होंने कहा जज अरशद मलिक साहब की वीडियो मेरे तक पहुंची। सवाल ये बनता है कि वो वीडियो इन तक पहुंचाई किसने? मेरे ख्याल में आप सबको एक मोहतरम का नाम याद होगा, इनके बड़े करीबी शख्स थे नासिर भट्ट साहब। उनसे पूछा जाए कि आप जजेस से पर्सनल लेवल पे जाके कैसे मिलते रहे, ये वही जज मलिक साहब थे जिनको मदीने में इनके भाई साहब मिल रहे हैं। ये वही जज साहब थे जिन्हें जाती उम्र में नवाज शरीफ साहब खुद बुला के और उनसे बातचीत करें, किस हैसियत में। और जैसे इन्होंने बयान किया, वो वीडियो ऑडियो हम सबको याद है जिसमें छोटे मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब का पैगाम जस्टिस कयूम साहब को बयान फरमा रहे हैं, उनकी फरमाइश पेश कर रहे हैं कि कम अज़ कम जी 10 साल दाते होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 7 साल की हम कर सकते हैं। किसके बारे में वो बयान दे रहे थे जो कैद करनी थी? वो बेनज़ीर साहिबा और जरदारी साहब थे जिनको इन्होंने कुछ अर्सा पहले बकौल इनके अपना सियासी अब्बू बनाया। तो अगर केसेस बनाने हों और केसेस नाजायज़ केसेस में कैद में रखना हो तो उसकी अगर कोई रोशन मिसालें आपने देखनी है सियासी आप विक्टिमाइजेशन की, तो वो आपको नज़र आएंगी नून लीग के दौर में, जब नैब के चेयरमैन सैफुर रहमान साहब थे और 11 साल के जो केसेस का रोना पीपल्स पार्टी रोती है उसको ज़रा चेक करें कि वो बनाने वाले कौन थे। वो इन्हीं के वालिद साहब थे, इन्हीं के चचा जान थे, और जाहिर है कि उसकी अल्टीमेटली उसी में इनकी जो है ये पाली पोसी गई हैं। उन्होंने कहा जी कि दुनिया में आपकी फ़्लाइट्स और पासपोर्ट्स पर पाबंदी लग रही है। मुझे हैरत हो रही है, इनको कोई स्टैटिस्टिक्स जो लिख के देता है वो गलत होते हैं। मैं याद कराती चलूँ, इनके वालिद साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का एक त्यारा जर्मनी चला गया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, और वो सोए रह गए, किसी को होश ही नहीं था। यही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थी जिस पे वलीमे और बारात की पूरी इनके ख़ानदान की सवारियाँ जाया करती थी मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसों से। यही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के चार्टर्ड त्यारे थे जो लंदन जाया करते थे, और क्योंकि लंदन का इनका जो घर था वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर था, तो पूरी काबीना की मीटिंग ही लंदन में होती थी। और वो शायद आप सब भाइयों को याद होगी कि उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के त्यारे पे ले जाया गया था जब नवाज शरीफ साहब बालों के सर्जन से हार्ट की सर्जरी कराने गए हुए थे। तो ये उस ज़माने की बात है। और ये अब तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसने रिवाइव कर ली। इनके दौरे हुकूमत में तो जो फ्लीट कितना 250 का था वो कितना रह गया। तो अब ये सारी बातें करके मैं इनको सिर्फ याद दहानी कराना चाह रही हूँ मोहतरमा को कि इतनी मासूमियत जो ये शो कर रही होती हैं, इसमें फरमाती हैं कि पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़े दे देती तो शायद हुकूमत गिर जाती। तो इनकी एक दिन एक ज़ुबान होती है, दूसरे दिन दूसरी ज़ुबान होती है। कभी ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए हसरतें भरती हैं, कभी ये किसी का कंधा तलाश करती हैं। जिस तरह ज़रताज साहिबा ने फरमाया कि अब आप इंतज़ार करें और 5 साल बाद जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह वापस आएगी अपनी कारकर्दगी की वजह से, तो फिर हम आपसे मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद इदारों की में जो बेहतरी आ सकती है वो भी करेंगे। मैं सिर्फ जिस तरह बशीर मेमन साहब ने बातें की हैं, अगर किसी ब्यूरोक्रेट की बातों की अहमियत है तो मैं आप सब के साथ रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ जो पाकिस्तान की तरफ से इंडियन हाई कमिश्नर लगाए गए थे जनाब अब्दुल बासित साहब के बयानात को बहुत सीरियस लीजिए, जिसमें उन्होंने बताया कि कश्मीर की पॉलिसी में स्टेट की ये बात थी कि हुर्रियत के लीडर्स के साथ हमने चलना है, जबकि नवाज शरीफ साहब उसके ऑपोजिट मोदी साहब के साथ चलते थे। जिसमें उन्होंने कहा कि पठानकोट का वाक़या जो हुआ था उसमें गलत FIRें अपने गुजरांवाला के लोगों पे कटाई गई, जिसमें उन्होंने बयान फरमाया कि सलमान शहबाज साहब महीने में एक दफ़ा ज़रूर फ़ोन करके और मुख्तलिफ जो वीज़ाज़ हैं वो कहा करते थे कि इनको लोगों को, हिंदुस्तानी लोगों को दे दो। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके कारोबारी इंटरेस्ट थे इंडिया में, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 ऐसे वीज़ाज़ भी दिए गए जो बहुत स्पेशल थे और बग़ैर किसी पूछ परतीत के दिए गए। जिसमें उन्होंने बताया कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब सजन जंदाल को चाहते थे कि वो बलूचिस्तान में कोल माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करें, और जिसमें उन्होंने बताया कि कुलभूषण यादव के केस को जिस तरीके से डील किया गया, जिससे वो एग्री नहीं करते थे, जिससे स्टेट एग्री नहीं करते थे, तो इनको मोहतरमा को याद दिलाना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्टेट के ख़िलाफ़ तकरीबकारियाँ और जो साजिशें उसके लिए आपके वालिद मोहतरम के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, और सबसे ज़्यादा उसमें अगर किसी ने रोल प्ले किया तो मैं याद दहानी के लिए रिकॉर्ड पे ला रही हूँ डॉन लीक्स, जिसमें ये भी शामिल थी।
तो आज का पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है या ऑफिस है, वो गरीब आवाम, वो कामयाब जवान प्रोग्राम, वो एहसास प्रोग्राम, वो सेहत कार्ड, वो किसान कार्ड, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रिवाइवल, वो हाउसिंग फाइनेंस किस तरह होनी है, गरीबों के लिए मकान कैसे बनने हैं, गरीबों के लिए किस तरीके से उनको ऊपर लाया जाएगा, इन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ जो माफिया है उसके अगेंस्ट ही इस्तेमाल होगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आप हौसला रखें इंशाल्लाह। और ये जो फैक्ट्स हैं, अब्दुल बासित साहब की जो रिकॉर्ड है उस पर मैं समझती हूँ कि अदलिया को भी नोटिस लेना चाहिए। उस हिसाब से तो आर्टिकल 6 बनता है जो जो उन्होंने रिजर्वेशंस उठाई थी। इनके दौरे हुकूमत में तो सिर्फ जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती थी, बड़ी मोहतरमा को इंजीनियरिंग याद है, तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो इत्तेफाक फाउंड्री में हुआ करती थी, जहाँ से इराक के एजेंट जो है वो मिला करते थे, जहाँ पता चलता था कि फॉरेन डेस्क को पता ही नहीं है, चौधरी निसार को भी पता ही नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर को, और मोदी साहब यहाँ पे इनकी बेटी की शादी थी, नवाज शरीफ की जो नवासी, और इन्हीं की बेटी की शादी में वो तशरीफ ले आए थे और फॉरेन डेस्क को पता नहीं होता था। तो ये जो किसी के बयानात पे बैठ के हर रोज ये पब्लिक नैरेटिव करती है, उसके लिए क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। अपनी क्रेडिबिलिटी ये कि जब इनसे पूछो कि भाई आपके पास 1480 केनाल कहाँ से आए, और सबसे बड़ी बात शहबाज शरीफ का आज तक इन्होंने नहीं बताया कि आपके पास टोटल 1990 में 21 लाख की डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी थी। जब आप शेख खादिम आला यहाँ से रिटायर्ड होकर 2018 में हमने जब आपको इलेक्शन में हराया, तो आपके पास 7 अरब से ज्यादा की टोटल प्रॉपर्टी कैसी आई? 350 से ज्यादा टीटीस आपके खानदान में कहां से आई? वो पैसे कहां से आए? वो मनी लॉन्ड्रिंग किया आपने। आपसे जब जवाब पूछना, आप कहते हैं मेरी कमर में दर्द है, आप कहते हैं मैं बूढ़ा हूं, आप कहते हैं कि जमहूरियत को खतरा है, आप कहते हैं हम लोगों ने बड़ी खिदमत की है कौम की। ये खिदमत की आपने की है तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो इत्तेफाक फाउंड्री में हुआ करती थी जब स्टील मिल आपने बंद करवा दी थी। तो हम आपके पास यहाँ पे हाजिर हुए हैं, हम अपने पॉजिटिव काम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वो हम आपको बताते रहेंगे। और ये जो नेगेटिविटी मरियम बाजी और उनकी चंद जो है वो घर के जो घरेलू मुलाजमीन उन्होंने तर्जमान रखे हुए हैं, जो नेगेटिविटी वो फैलाते रहते हैं वो उनको फैलाने दें। हम अपने हिस्से का जो है वो पॉजिटिव पाकिस्तान का काम और रियासत मदीना के हसूल की कोशिश करते रहेंगे।